गर्मा गर्म कढ़ी कचौरी वाला। जयपुर शहर में रामू नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी एक माँ, पत्नी और एक बेटी रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। रामू साइकिल पर गलियों में घूम घूम कर गर्मा गर्म कढ़ी कचौरी बेचा करता था, जिससे वो अपने घर को चलाता था। एक दिन सुबह सुबह रामू कढ़ी कचौरी बेचने के लिए साइकिल पर जाता है। तभी उसको दूर से एक ग्राहक आवाज लगा कर रोकता है। रामू भैया, अरे मुझे भी आज गर्मा गर्म कचौरी खिलाई दो। रामू जैसे ही ग्राहक को कढ़ी कचौरी का दोना बना कर देता है, तभी उसके पास से एक लड़का गुजर रहा था। काका, इतनी सुबह सुबह कौन खाता होगा आपकी एक कढ़ी कचौरी है? बेटा, भूख का कोई वक्त नहीं होता है और हर मेहनत करने वाला आदमी सुबह ही काम पर निकलता है, क्योंकि उसके लिए यही नाश्ता होता है। सुबह को काम पर जाने वाला हर व्यक्ति रामू की कढ़ी कचौरी जरूर खाकर जाता था, क्योंकि उसकी कढ़ी कचौरी बहुत ही स्वादिष्ट होती थी। पूरे दिन में उसकी सारी कढ़ी कचौरी बिक जाती थी। फिर एक दिन शाम को ममता रामू से, ए जी, एक बात कहूँ, क्यों ना तुम मेरे गहने बेचकर अपना नया ठेला ले लो, जिससे तुम्हें भी धूप में साइकिल पर घूमना नहीं पड़ेगा और हमारा भी कचौरी का काम छोटे से बड़ा हो जाएगा। बात तो तुम ठीक कह रही हो ममता, पर तुम्हारे गहने बेचकर मैं अपना ठेला नहीं लगा सकता। अच्छा ठीक है, गहने बेच नहीं सकते, गिरवी तो रख सकते हो। जब काम ठीक चले तो बाद में पैसे देकर गहने वापस ले लेना। रामू को अपनी पत्नी की ये बात ठीक लगती है और वो ममता के गहने सुनार की दुकान पर गिरवी रखकर पैसे ले आता है। फिर उन पैसों से एक नया ठेला और कढ़ी कचौरी बनाने के लिए एक बड़ी कढ़ाई और भगोना खरीद लेता है। और अगले दिन से ही रामू जयपुर के बाजार में अपना कढ़ी कचौरी का ठेला लगाना शुरू कर देता है। ग्राहकों को आवाज लगाकर बुलाने लगता है। अरे आओ भैया आओ, अरे बहन जी आओ आओ, अरे गर्मा गर्म कढ़ी कचौड़ी खाओ, अरे एक बार खाओगे तो स्वाद भूल नहीं पाओगे। हाँ, उसकी कढ़ी कचौड़ी की खुशबू पूरे बाजार में कुछ इस कदर फैल जाती है कि उसकी खुशबू को सूंघते हुए लोग उसके ठेले पर खुद ही खींचे चले आते हैं। वाह भाई साहब वाह, ऐसा क्या बना दिया आपने जो पूरे बाजार में इसकी खुशबू महक रही है? मैं अभी घर से खाना खाकर आया था, लेकिन इसकी खुशबू ने मुझे आने पर मजबूर कर दिया। अरे ये कढ़ी कचौड़ी है भैया, इसके सारे मसाले मेरी पत्नी घर पर ही बनाती है। अगर एक बार इस कचौरी को खाओगे तो मेरे पास दोबारा खाने जरूर आओगे। हाँ अच्छा, आप जल्दी से मुझे एक प्लेट कचौड़ी लगा दो फिर तो। और एक प्लेट मुझे भी लगा दो, 3 प्लेट पैक कर देना भैया। है इसी तरह उसकी सारी कढ़ी कचौरी पूरे दिन में बिक जाती है और पहले ही दिन उसकी अच्छी आमदनी होती है। करीब ऐसे 2-3 महीने गुजर जाते हैं और एक दिन रामू के पास कमल नाम का आदमी परेशान होकर दौड़ते हुए आता है। अरे रामू भैया, मैंने सुना है हमारे बाजार में जितने भी ठेले लगते हैं उन्हें पुलिस वहाँ से हटवा रही है, क्योंकि वहाँ कोई बड़ा मॉल बनने वाला है। क्या? अगर बाजार में सभी ठेले को हटवा दिया गया तो फिर हम लोगों का कैसे काम चलेगा? हमारी रोजी रोटी तो हमारे ठेले से ही चलती है भैया। अरे भैया, अरे तुम तो एक बार को फिर भी साइकिल पर बेच लोगे, मैं तो गन्ने का रस साइकिल पर नहीं बेच सकता हूँ। उसके लिए तो मुझे ठेले की ही आवश्यकता पड़ेगी ना। कोई नहीं, अब जब तक बाजार में ठेला लग रहा है तब तक ठेला लगाते हैं और क्या, उसके बाद कहीं और अपना ठिकाना देखते हैं। अगले दिन रामू फिर से ठेला लेकर बाजार में गर्मा गर्म कढ़ी कचौरी बेचने के लिए जाता है तो वहाँ देखता है कि पुलिस सभी लोगों के ठेले बाजार में से हटवा रही है। तभी पुलिस वाला रामू के पास आकर कहता है, अरे देखो भाई, यहाँ पर अब नया मॉल बन रहा, समझे? इसलिए अब से तुम्हारा ठेला यहाँ नहीं लगेगा, समझे? लेकिन साहब, पूरे शहर में यही एक जगह है जहाँ पर हम अपना ठेला लगाकर जो है अपने घर को चलाते हैं। अरे देखो भाई, अब ये जमीन किसी बड़े डीलर ने खरीद ली है, समझे? इसलिए अगर तुमने अपना ठेला यहाँ से नहीं हटाना तो तुम पर भारी जुर्माना भी लगेगा और तुम्हारा ठेला भी जब्त कर लिया जाएगा, समझे? रामू पुलिस की बात सुनकर डर जाता है और अपना ठेला वहाँ से हटा लेता है। फिर रामू घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। कोई बात नहीं जी, आप कल से अपना ठेला शहर के कस्बे में लगा लेना और वो हमारे घर से ज्यादा दूर भी नहीं पड़ेगा। अपनी पत्नी के कहने पर रामू शहर के कस्बे में अपना ठेला लगा लेता है और अब उसको वहाँ 1 हफ्ता हो जाता है। तभी वहाँ पर खड़े खड़े आसपास के सभी ठेले वाले रामू के बारे में बातें करने लगते हैं। अरे भाई, इस कचौरी वाले ने तो हमारे कस्बे पर कब्जा कर लिया है, ऐसे तो हमारा काम ठंडा पड़ जाएगा, इसलिए हमें मिलकर इस ठेले वाले को हटा देना चाहिए। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, इसकी वजह से आज हमारी बिक्री भी बहुत कम होने लगी है। चलो चलकर इसके ठेले को हटा दे, चलो। वो दोनों रामू के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे भैया, हम पर भी कुछ रहम करो, वहाँ पर पुलिस ठेला नहीं लगाने देती और यहाँ पर आप लोग मना कर रहे हो, तो बताइए हम गरीब कहाँ जाएं भैया?
अरे देखो हमें कुछ नहीं पता। हाँ, तुम चुपचाप अपना ठेला यहाँ से हटा लो, वरना तुम्हारा ये ठेला फिर कभी दिखाई नहीं देगा बाजार में। रामू उनकी धमकी से डर जाता है और अपना ठेला वहाँ से लेकर घर आ जाता है। अब वो जहाँ भी अपना कढ़ी कचौरी का ठेला लगाता है तभी उसको आसपास के ठेले वाले वहाँ से भगा देते हैं। कुछ दिन तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। तभी एक दिन रामू परेशान होकर अपनी पत्नी से कहता है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ बाजार में पुलिस ठेला लगाने नहीं दे रही, और अगर मैं दूसरे बाजार में जाता हूँ तो वहाँ के ठेले वाले अपना रौब दिखाकर भगा देते हैं, जिस कारण रामू की अब कोई आमदनी नहीं हो पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी बूढ़ी माँ बीमार चल रही थी। उसके पास अपनी माँ को हॉस्पिटल में दिखाने के लिए पैसे भी नहीं थे। एक दिन रामू की बेटी अपनी सहेली के घर से आती है और अपने माता पिता की बात सुन लेती है। पिताजी, मैं अपनी सहेली के फोन में एक कहानी देख रही थी जिसमें एक आदमी कहीं भी अपना छोले चावल का ठेला नहीं लगा पा रहा था। फिर उसने एक दिन अपने गांव के पास वाले बस स्टैंड पर ठेला लगा लिया, जिससे उनकी अच्छी बिक्री होने लगी थी। पिताजी, क्यों ना आप भी अपना कड़ी कचौरी का ठेला बस स्टैंड के पास लगा लो। सुनो जी, गुड़िया ठीक कह रही है। वैसे भी हमारे बस स्टैंड पर कोई भी ठेला नहीं है और दूर से हर आने जाने वाले इंसान को भूख लगती है तो वो कुछ न कुछ जरूर खाता है। अगले दिन से रामू बस स्टैंड पर अपना कढ़ी कचौरी का ठेला लगाना शुरू कर देता है और वहाँ पर पूरे दिन लोगों का आना जाना लगा रहता है, जहाँ हर कोई व्यक्ति रामू की गर्मा गर्म कढ़ी कचौरी जरूर खाकर जाता था, क्योंकि उसकी कचौरी का स्वाद ही और ठेले वालों से हटकर था। हे भगवान, इन भुक्कड़ ससुराल वालों को तो जैसे बिल्कुल भी सब्र ही नहीं है। एक तो वैसे ही आते ही सिलबट्टा थमा दिया। बोलो भला इस सिलबट्टे पर कैसे घिसू मैं ये मसाले। ऊपर से बाहर आंगन में खड़ी ये दोनों गायें थोड़ी थोड़ी देर में रंभाती रहती हैं और ऊपर से भर भर कर गोबर कर देती हैं। पहले रसोई में कढ़ी बनाओ, फिर बाहर जाकर इनका कढ़ी मेरा मतलब है गोबर उठाओ। जिंदगी यहीं तक सिमट कर रह गई है अब तो। गुस्से में पल्लवी मसाले पीसती जा रही थी। तभी उसकी सास आंगन में पेड़ों की छांव में बैठे हुए उसे आवाज लगाती है, अरे बहू, और कितना वक्त लगेगा? बस थोड़ी देर माँ जी। अब चाहते क्या हैं ये लोग? मैं खुद इस चूल्हे पर चढ़ जाऊं? सब्र नहीं है बिल्कुल भी। कढ़ी चावल खाना इन्हें, लेकिन वो भी चटाकेदार। बहू, हरी मिर्च भी डाल ले, लहसुन भी और जीरा नमक डालकर अच्छे से पीस ले। एक नंबर के चटोरे हैं ये लोग। पहले तो लगा था शादी हो जाएगी तो आराम करूंगी ससुराल जाकर, लेकिन यहाँ आकर तो मेरी हालत ही खराब हो गई है। एक तो वैसे ये मुझे ठंडी चीजों से जुकाम हो जाता है, लेकिन मेरे ससुराल वाले हैं जिन्हें रोज रोज बस ये कढ़ी चावल ही खाने होते हैं। अब मुफ्त में डिपो से चावल मिल जाते हैं और लस्सी के लिए ये राधा और मीरा तो है ही। कभी कभी तो लगता है जैसे ससुराल की रसोई मेरे लिए जी का जंजाल बन गया है। जब देखो रोज रोज ये कढ़ी चावल बनाते बनाते मेरे हाथ भी पीले पड़ गए। हाय रब्बा, ये कहाँ आकर फंस गई मैं। आखिर पल्लवी क्यों इतनी दुखी थी? शादी के कुछ महीनों बाद ही ऐसा क्या हो गया कि उसका अपने ससुराल वालों से मन भर गया? ये जानने के लिए हमें चलना होगा इस कहानी की शुरुआत में। कुछ महीने पहले गांव का एक पंडित गरीब सावित्री के घर उसकी बेटी का रिश्ता लेकर आया। गजब के लोग हैं सावित्री बहन, दूध छाछ की कोई कमी नहीं है उनके यहाँ। अच्छा, इतने अमीर हैं वो लोग? अरे दूधिया है, घर में दो गाय है। लड़का गांव भर में दूध बेचने का काम करता है। अपनी पल्लवी बिटिया को दूध घी की कोई कमी नहीं रहेगी। बोलो तो बात आगे बढ़ाऊं? हाँ, लेकिन पहले ही कहे देती हूँ, मेरे पास दहेज में देने के लिए फूटी कौड़ी ना है। लड़के वालों को अच्छे से समझा देना। अरे उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें तो बस लाल जोड़े में एक लड़की चाहिए जो कि गुणी हो और चूल्हे चौके का काम जानती हो। वाह वाह, फिर तो आप बात आगे बढ़ाइए। सस्ते में ब्याह हो जाए और क्या ही चाहिए। पंडित बात आगे बढ़ाता है और लड़के वाले उनके घर आते हैं। मनीष दिखने में गोरा लंबा था तो पल्लवी को देखते ही पसंद आ गया। लगता है खूब दूध छाछ पीते हैं ये, तभी तो दूध की तरह गोरे हैं। पल्लवी भी उनको पसंद आ जाती है और खासकर उसके हाथ के बने पकौड़े। बेटा, बहू पकौड़े तो अच्छे बना लेती है, लगता है अपने घर में फिट बैठेगी। रोज पकौड़े वाली कढ़ी खाने को मिलेगी अब तो। सही कहा माँ। पल्लवी की शादी मनीष से हो जाती है। गाजे बाजे के साथ लता अपने बेटे की बारात लेकर आती है। शादी के बाद पल्लवी अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ उसके 2 कच्चे कमरे का ससुराल था और एक कच्ची रसोई। एक में उसकी सास और ननद और देवर रहते थे, जबकि दूसरे में पल्लवी और मनीष रहने लगे। शादी की अगली सुबह, माँ जी खाने में क्या बनाऊं? आज बहू मीठी खीर बना ले, तेरी पहली रसोई है ना, सबका नाश्ता भी बन जाएगा और इसी बहाने तेरी पहली रसोई की रस्म भी हो जाएगी। हाँ, मैं तब तक राधा और मीरा को चारा डालाता हूँ और उनसे ताजा ताजा दूध भी निकाल कर ले आता हूँ। जी अच्छी बात है। पल्लवी खीर बनाने की तैयारी में लग जाती है। कुछ देर बाद मनीष दूध निकाल कर ले आता है और पल्लवी बड़ी ही अच्छी सी खीर बनाकर तैयार कर लेती है।
सबको उसके हाथ की खीर बड़ी पसंद आती है। इसके बाद घर के सारे काम निपटाकर वो दिन के खाने की तैयारी में लग जाती है। वो सारी डब्बे छान मारती है लेकिन उसे कहीं भी दाल नहीं मिलती। कमाल है, ये दाल कहाँ गई? माँ जी, माँ जी। आंगन में बैठी सास अपनी बेटी काजल को अंदर भेजती है। क्या हुआ भाभी, क्यों चिल्ला रही हो? ननद जी देखिए ना, घर में दाल ही नहीं है, अब दिन के खाने में क्या बनाऊं? तभी सास भी आ जाती है। ज्यादा मत सोच बहू, हमारे यहाँ दाल नहीं बनती, हमारे यहाँ तो कढ़ी चावल बनते हैं। जब घर में मुफ्त की लस्सी पड़ी है तो क्यों दाल पर पैसे खर्च करने। चल अब जल्दी से कढ़ी चावल बना ले, लेकिन सुन, कढ़ी पकौड़े वाली ही बनाना और सारे मसाले सिलबट्टे पर पीस लियो और लस्सी को उस बिलोनी में बना लियो। जी ठीक है माँ जी। पल्लवी खाना बनाने लग गई। उसने पहले लस्सी को बिलोना में बनाया, फिर सिलबट्टे पर मसाले बनाने लगी, जिसके बाद उसने बेसन के पकौड़े बनाए और फिर कढ़ी बनाकर तैयार कर ली, जिसके बाद उसने लहसुन और सरसों के दाने का छौंक लगाया। कुछ देर बाद चावल बनाकर सबको परोस दिया। वाह बहू, तेरे हाथों में माँ अन्नपूर्णा का वास है, इतनी अच्छी कढ़ी तो हमने आज तक नहीं खाई। सच में भाभी कमाल की बनी है। अपनी तारीफ सुनकर पल्लवी बड़ी ही खुश थी। अगले दिन फिर से सास ने उसको कढ़ी चावल बनाने को कहा। बहू, आज भी कल की तरह बढ़िया से कढ़ी चावल बना दे। लगता है इनको कुछ ज्यादा ही पसंद आए मेरे हाथ के कढ़ी चावल। पल्लवी खुशी खुशी कढ़ी चावल बनाने चली जाती है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये तो अब रोज का होने वाला है, क्योंकि उसके ससुराल में रोज रोज कढ़ी चावल जो बनते थे, जिससे कुछ ही दिनों में वो खुद ही वो कढ़ी चावल खा खा कर पक गई। माँ जी क्या है ये सब, रोज रोज ये कढ़ी चावल खा खा कर ना मैं बोर हो गई हूँ। यहाँ उसके अलावा कुछ और बनता ही नहीं। मुझसे नहीं खाए जाते रोज रोज ये कढ़ी चावल। घर में ना तो कोई हरी सब्जी और ना ही कोई दाल, और दूध का पनीर आप बनाने नहीं देते कि दूध खत्म हो जाएगा। ओए महारानी, तू कोई राजाओं के खानदान से नहीं आई जो तुझे तरह तरह के पकवान खाने हैं। जानती भी है कितनी महंगी सब्जियां और दालें आती हैं, और जब घर में ही सब है तो क्यों पैसे बहाने बेकार में। जानती है ना तेरा पति सारा दिन साइकिल पर घूम घूम कर दूध बेचता है, तब जाकर इस घर का गुजारा चल पाता है। और भाभी इस कढ़ी चावल में बुराई ही क्या है? मुफ्त के राशन के चावल मिल जाते हैं और घर की छाछ हो जाती है, पेट ही तो भरना होता है। सच कहा, हमें तो आदत है, इसकी धीरे धीरे तुम्हें भी हो ही जाएगी। हे भगवान, मेरा बस चले ना तो पकौड़ों के साथ साथ इन सबको भी कढ़ाई में तल दो। जिंदगी हराम कर रखी है इन लोगों ने। इतने कढ़ी चावल तो भंडार में नहीं बनते होंगे जितने इन कमबख्तों ने मुझसे बनवा डाले। गुस्से में वो फिर से कढ़ी चावल बनाने लगी। कई बार तो पल्लवी की सास लता अपनी आस पड़ोस की सहेलियों को भी बुला लेती। तुम दोनों मेरे घर खाने पर आना, देखना मेरी बहू कितने अच्छे कढ़ी चावल बना लेती है। क्या सच में लता बहन? फिर तो हम जरूर आएंगे। घर आकर ये बात सास अपनी बहू को बताती है। लो, खुद कम थी क्या जो अब आस पड़ोस को भी कढ़ी चावल खिलाने के लिए बुलाने लगी। जी माँ जी, मैं बना दूंगी। गुस्से में पल्लवी मसाले पीसती जा रही है, तभी उसकी सास आंगन में पेड़ की छांव में बैठे हुए उसे आवाज लगाती है। अरे बहू, और कितना वक्त लगेगा? बस थोड़ी देर माँ जी। अब चाहते हैं क्या है ये लोग, मैं खुद इस चूल्हे पर चढ़ जाऊं? सब्र नहीं है बिल्कुल भी। कढ़ी चावल खाने हैं इन्हें, लेकिन वो भी चटाकेदार। बहू, हरी मिर्च भी डाल ले, लहसुन भी और जीरा नमक डालकर अच्छे से पीस ले। एक नंबर के चटोरे हैं ये लोग। पहले तो लगा था कि शादी हो जाएगी तो आराम करूंगी ससुराल जाकर, लेकिन यहाँ आकर तो मेरी हालत खराब ही हो गई। एक तो वैसे ही मुझे ठंडी चीजों से जुकाम हो जाता है, लेकिन मेरे ससुराल वाले जिन्हें रोज रोज बस ये कढ़ी चावल ही खाने होते हैं। अब मुफ्त में डिपो से चावल मिल जाते हैं और लस्सी के लिए राधा और मीरा तो है ही। कभी कभी तो लगता है जैसे ससुराल की रसोई मेरे लिए जी का जंजाल बन गया है। जब देखो रोज रोज ये कढ़ी चावल बनाते बनाते मेरे हाथ भी पीले पड़ गए। हाय रब्बा, ये कहाँ आकर फंस गई मैं। गुस्से में वो कढ़ी बनाने लगी, लेकिन लाल मिर्च का छौंका लगाते ही उसे जोर जोर से खांसी होने लगी और खांसते खांसते उसकी आंखों से पानी भी बहने लगा। सत्यानाश जाए इन ससुराल वालों का। इनके स्वाद के चक्कर में किसी दिन मैं ऊपर ही ना पहुंच जाऊं। ना जाने क्या सोचकर मेरी माँ ने मुझे इन ग्वालों के यहाँ ब्याह दिया। लस्सी तो यहाँ हर वक्त रहती है, जिसके अलावा इन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। सुबह शाम दिन रात लस्सी बनाते बनाते अब पल्लवी थक चुकी थी। अब तो हालात ये हो गए थे कि उसे पीले रंग से घिन आने लगी थी। साथ ही साथ वो सपने में भी उसे कढ़ी ही नजर आती। ऐसे एक रात नींद में, अरे उतारो उतारो। पल्लवी क्या हुआ, क्या उतारो? चूल्हे पर रखी हुई कढ़ी उतारो, नहीं तो सारी बाहर आ जाएगी। कढ़ी? इतनी रात को तुमने कढ़ी बनाने रखी है? लगता है कल की तैयारी आज ही कर ली इसने। मनीष उठकर रसोई में जाता है जहाँ चूल्हा तो बंद था। लगता है कोई सपना देखा उसने। मनीष वापस से कमरे में आकर सो जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। अब पल्लवी कुछ और खाने के लिए भी तरस गई। फिर एक रोज गांव में भंडारा था। चलो अब तो कुछ अलग खाने को मिलेगा। तरस गई थी मैं हलवा पूड़ी खाने को।